हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम मांग के निर्धारक तत्व के बारे में देख रहे थे कि मांग के निर्धारक तत्व कौन क्या क्या हो सकते हैं जिस पर किसी वस्तु की मांग निर्भर करती है। जिसमें सबसे पहले हमने देखा था कि वस्तु की स्वयं की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकताएं, कीमत परिवर्तन की संभावनाएं, जनसंख्या का आकार तथा रचना, और सातवां हमने देखा था आय का वितरण। अब इन सभी पॉइंटों को हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि किस चीज़ में हम क्या लिखना है, कैसे करना है, और आपके समझने के लिहाज से भी हम इसको थोड़ा इलोबरेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वस्तु की स्वयं की कीमत। यदि अन्य निर्धारक तत्व स्थिर रहे या अन्य बातें समान रहे तब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन आने से उसकी मांग में भी विपरीत परिवर्तन आता है। साधारणतया वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग घटती है तथा इसके विपरीत वस्तु की कीमत घटने पर वस्तु की मांग बढ़ती है। तो ये कहना चाहता है कि जब हम सामान्य वस्तु के लिए बात करते हैं, अर्थात जिसमें मांग का नियम लागू होता है, तो हम ये कहते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो जो उसकी मांग मात्रा है वह बढ़ जाती है। अर्थात ये कहते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत में कमी हुई तो उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मांग करने लग जाता है, और जैसे ही उस वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की मांग की वह कम कीमत करने लगता है। तो ये कहता है कि वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा के बीच में विपरीत संबंध होता है। ये आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा जिसमें हमने जो एक्स अक्ष है उस पर तो हमने वस्तु की कीमत ली है, वाई अक्ष पर वस्तु की हमने क्या ली है, कीमत ली है, और एक्स अक्ष पर वस्तु की हमने मात्रा ली है। तो ये डायग्राम है, ये मांग वक्र जो हमारा दिखाया है, डी मांग वक्र को शो कर रहा है। ये डी कर्व है, ये किसी वस्तु का मांग वक्र है जिसको हमने डी कर्व के द्वारा शो करा है। तो ये कहता है कि जब वस्तु की कीमत P1 होती है तो उपभोक्ता वस्तु की इतनी मात्रा का उपभोग करता है, O से OQ1 तक। जब वस्तु की कीमत घट से P1 से P हो जाती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की मांग पहले से ज़्यादा करने लग जाता है, और जब वस्तु की मांग गिर के और कम होती है तो उस वस्तु की मांग वह और ज़्यादा करने लग जाता है। तो ये कह रहा है कि सामान्य वस्तुओं के लिए मांग वक्र स्वयं की कीमत के लिए ऋणात्मक ढाल का होता है, और जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो वह उसकी मांग की अधिक डिमांड करने लगता है या फिर उसकी अधिक मांग करने लगता है। दूसरा हमने देखा था संबंधित वस्तुओं की कीमतें। अब संबंधित वस्तु में हमारी दो प्रकार की हो सकती हैं कि पहला प्रतिस्थापन वस्तु है, दूसरा पूरक वस्तु है। तो कई बार हमसे पूछ लेते हैं कि प्रतिस्थापन वस्तु क्या होती हैं, पूरक वस्तु क्या होती है, प्रतिस्थापन वस्तुओं के लिए मांग वक्र कैसा होगा, पूरक वस्तुओं के लिए मांग वक्र कैसा होगा। तो प्रतिस्थापन वस्तुओं को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक वस्तु के स्थान पर जब हम दूसरी वस्तु का उपभोग कर सकें तब वह प्रतिस्थापन वस्तुएं कहलाती हैं। कि जैसे आप मान के चलिए कि मुझे लिखने के लिए पेन की आवश्यकता है। एक तो मैं जेल पेन से लिखूं, दूसरा मैं कहूँ कि मैं इंक पेन से भी लिख सकता हूँ। तो मैं जेल पेन की बजाय इंक पेन को यूज कर रहा हूँ, या इंक पेन की जगह मैं जेल पेन को यूज कर सकता हूँ, कि एक के स्थान पर मैं दूसरे का यूज कर सकता हूँ। तो ये हमारी क्या है, प्रतिस्थापन वस्तु है। या आप कहें कि मेरे पास डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे भी मैं वही काम कर सकता हूँ और लैपटॉप पे भी मैं वही काम कर सकता हूँ। तो जो लैपटॉप है वो डेस्कटॉप का क्या है, प्रतिस्थापन है, कि मैं चाहूँ तो लैपटॉप के स्थान पर डेस्कटॉप का यूज कर सकता हूँ। कि एक के स्थान पर जब हम दूसरे का प्रयोग करते हैं तो वह हमारी क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन वस्तु है। अगर हम एक और एग्जांपल लें, जैसे पिछली वाली वीडियो में हमने साबुन का एग्जांपल लिया था कि अगर मुझे पियर्स साबुन की जगह मैं डव को भी यूज कर सकता हूँ, डव की जगह मैं पियर्स को भी यूज कर सकता हूँ। भले ही दोनों की कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है, लेकिन कई लोगों को सिर्फ साबुन लगाने से मतलब, नहाने से मतलब, तो वो यूज कर सकते हैं। क्या मेरे सर में दर्द हो रहा है तो मैं या तो चाय भी पी सकता हूँ, कॉफ़ी भी पी सकता हूँ।
कि एक के स्थान पर मैं दूसरे का उपयोग कर सकता हूँ, वह क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन वस्तुएं। अब आप दूसरा आता है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुओं को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी दो वस्तुएं जो हम एक साथ यूज करते हैं वह पूरक वस्तु कहलाती है, कि जिनका प्रयोग एक साथ ही किया जा सकता है या फिर पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर निर्भर रहती है। जिनके पास 12th में इकोनॉमिक्स थी उन्होंने इस एग्जाम्पल को बहुत ज़्यादा सुना होगा कि कार और पेट्रोल, कि पेट्रोल के बिना कार अधूरी है और कार के बिना पेट्रोल अधूरा है, कि जब इन दोनों का प्रयोग करेंगे तो हम एक साथ कर सकते हैं। या फिर कई गाड़ियाँ डीजल की भी होती है तो आप कार और डीजल भी कह सकते हैं। कई बार आप देखे होंगे कि अगर आप एक पैर में मोजा पहन रहे हो तो दूसरे पैर में भी आपको मोजे की आवश्यकता है। तो जो दोनों पैरों के मोजे हैं वह क्या हमारी पूरक वस्तुएं हैं, कि अगर हम एक पैर में मोजे का यूज करें तो दूसरे पैर में भी हम मोजे का यूज करेंगे, सॉक्स मोजे या शू भी आप कह सकते हैं, कि एक पैर में जूता पहन रहे तो दूसरे पैर में भी जूता पहनेंगे। या आप पेन और शाई का भी एग्जांपल दे सकते हैं कि बिना इंक के पेन कोई काम का नहीं है, या बिना पेन के इंक कोई काम की नहीं है। तो अगर दोनों वस्तुओं का अगर एक साथ प्रयोग किया जाता है वह पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। तो अब हम देखते हैं कि दोनों वस्तुओं के लिए क्या होता है। अगर मान लीजिए हम प्रतिस्थापन वस्तु की बात करते हैं कि अगर x और y दो वस्तुएं हैं, अगर x वस्तु की कीमत में कमी होती है तो लोग y वस्तु की कम मात्रा खरीदेंगे, क्योंकि लोग क्या कहेंगे कि अब तो x वस्तु पहले से ज़्यादा सस्ती है y के मुकाबले, तो मैं y वस्तु क्यों खरीदूं। आप दूसरा एग्जांपल मैं आपको लेके समझाता हूँ कि मान लीजिए आप कोल्ड ड्रिंक पीने के शौकीन हैं, स्प्राइट और 7 अप दोनों 50-50 रुपए की हैं। अब दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, स्प्राइट ले लो या आप 7 अप ले लो। अगर मान लीजिए स्प्राइट की कीमत 70 रुपये हो जाती है तो लोग क्या करेंगे, स्प्राइट की जगह 7 अप का यूज करने लगेंगे। एक्स वस्तु की मतलब स्प्राइट की कीमत बढ़ने पर लोग 7 अप का ज़्यादा यूज करने लग गए। तो जो प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं उनके लिए मांग वक्र कैसा होता है, धनात्मक होता है, कि अगर एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो लोग वाई वस्तु की अधिक मांग करने लग जाएंगे। इसी प्रकार हम जो पूरक वस्तु होती है उनके लिए मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है, कि मान लीजिए अगर पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो लोग क्या करेंगे, टू व्हीलर्स की या बाइक्स की, जो भी पेट्रोल से चलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उसकी मांग कम कर देंगे, कि यार अभी तो इसकी कीमत ही बहुत ज़्यादा है, हम इसको लेंगे हमारा बजट संतुलन बिगड़ जाएगा, या जो भी आप कहना चाहें। तो प्रति तो जो पूरक वस्तु होती है उसके लिए मांग वक्र क्या होता है, ऋणात्मक ढाल का होता है, कि यदि एक्स वस्तु की कीमत में कमी हो गई तो वाई वस्तु की भी मांग अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों वस्तुएं आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो जो ऊपर वाला डायग्राम है जिसमें मांग वक्र एक ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाया है, ये तो हमारे प्रतिस्थापन वस्तुओं के लिए है, और जो नीचे वाला मांग वक्र है जो ऋणात्मक ढाल का दिखा हुआ है ये पूरक वस्तुओं के लिए है। तो आप ये याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके कंपटीशन के लिहाज से भी और आपकी नॉलेज के लिहाज से भी, कि जो प्रतिस्थापन वस्तुएं होती है उनके लिए मांग वक्र धनात्मक ढाल का होता है और पूरक वस्तुओं के लिए मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। तीसरा हम देखते हैं उपभोक्ता की आय। आपको ध्यान हो जब हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर देख रहे थे या उपयोगिता विश्लेषण देख रहे थे तो उपभोक्ता की आय में हमने सामान्य वस्तुएं, हीन वस्तुएं, इनके बारे में पढ़ा था। तो सामान्य वस्तुओं के बारे में हमने देखा था कि अगर उपभोक्ता की अगर जो इनकम है वो पहले से बढ़ जाती है तो उपभोक्ता संबंधित वस्तुओं की अधिक मांग करने लग जाएगा, कि पहले तो मैं इसकी 5 इकाई खरीद रहा था, अब मेरी आय बढ़ गई थी और मैं इसकी पहले से ज़्यादा मात्रा खरीद सकता हूँ। या इसका हम उल्टा भी कहें कि उपभोक्ता की मान लीजिए आय पहले से कम हो गई, पहले वो 2 लाख रुपए कमा रहा था, अब बेचारा वो 1.5 लाख रुपए कमा रहा है। तो पहले वो किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीद पा रहा था उससे कम मात्रा खरीद पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु की मांग और उपभोक्ता की आय के बीच में धनात्मक संबंध या प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है, कि सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनकी मांग
उपभोक्ता की आय बढ़ने पर बढ़ती है और आय घटने पर घटती है। इस प्रकार उपभोक्ता की आय तथा मांगी गई मात्रा में प्रत्यक्ष या धनात्मक संबंध होता है। ये हमने जो नीचे डायग्राम दिखाया है, जिसमें हमने वाई अक्ष पर तो आय ली है और एक्स अक्ष पर संबंधित वस्तु की मांग ली है, और डी कर्व हमारा मांग वक्र को दिखा रहा है, जो दिखा रहा है कि हमारी मांग आय के से अगर हम देखें तो धनात्मक है, कि किसी वस्तु की मांग और आय के बीच में धनात्मक संबंध पाया जाता है। कि अगर किसी उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उस वस्तु की ज़्यादा मांग करने लगता है, आय कम होती है तो उस वस्तु की वह कम मांग करने लगता है। तीसरा है निम्न या दूसरा है, मतलब आय प्रभाव में हम देख रहे हैं कि निम्न या घटिया वस्तु है। इंफीरियर गुड्स के बारे में आपने जब अपन आईसीसी कर्व देख रहे थे, आय उपभोग कर्व देख रहे थे, हमने देखा था वो पीछे की तरफ मुड़ता हुआ था कि अगर कोई घटिया वस्तु है तो उपभोक्ता क्या करेगा, आय बढ़ने पर उस वस्तु का त्याग कर देगा कि यार मैं अब भी घटिया वस्तु का यूज करूंगा, कि अब तो मेरी आय पहले से ज़्यादा हो गई, तो वह उसको जगह दूसरी वस्तु का उपयोग करने लग जाएगा। और जो मांग वक्र है वो पीछे की तरफ घूमता हुआ होगा, जिसमें यह है कि अगर उपभोक्ता की आय बढ़ गई तो उस वस्तु की पहले से कम मात्रा का वह डिमांड करेगा। धनात्मक तो है लेकिन पीछे की तरफ घूमता हुआ है। तो आप देखेंगे जो डायग्राम में, जो वाई अक्ष पर तो हमने उपभोक्ता की आय ली है, एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा ली है। पहले जब उपभोक्ता की आय वाई थी तो वह ओ की मात्रा की डिमांड कर रहा था। जब उपभोक्ता की आय बढ़कर वाई से वाई1 हो गई तो उसने मात्रा क्यू से Q1 तक कम कर लिया। वह पहले से उसकी कम मात्रा वह खरीद रहा है। तो इसमें क्या लिखा है, निम्न कोटि या घटिया वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर घट जाती है और आय कम होने पर बढ़ जाती है। इस प्रकार उपभोक्ता की आय तथा वस्तु की मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। तो जो इसमें आप ध्यान रखिएगा, सामान्य वस्तुओं के लिए तो वस्तु की आय तथा मांग में धनात्मक संबंध था, और निम्न कोटि की वस्तुओं के लिए कैसा संबंध है, ऋणात्मक संबंध आय के साथ में। ये आप याद रखना। तीसरा है आवश्यक वस्तुएं या सस्ती वस्तुएं। कई वस्तुएं हमारी क्या है, डेली यूज की रहती है, जिन्हें हमें यूज करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप मान के चलिए, छोटा बच्चा है किसी घर में, तो उसके लिए दूध की आवश्यकता है। अब दूध की कीमत कितनी हो, उसके घर वाले उसको एक गिलास दूध तो पिलाएंगे ही। या आप नमक मान लीजिए कि हम खाने में नमक खाते हैं, अब नमक की कीमत कितनी अधिक हो कितनी कम हो, जितना हम नमक खाएं उतना खाएंगे ही। तो जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उनके लिए मांग आय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उपभोक्ता पहले जिसकी उतनी डिमांड कर रहा था अभी भी उसकी उतनी ही डिमांड वह करेगा। तो आवश्यक तथा सस्ती वस्तुएं जैसे नमक हो गया, माचिस, दाल हो गई, आलू हो गई आदि की मांग पर उपभोक्ता की आय में एक सीमा के बाद होने वाली वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात मांग स्थिर है। आरंभ में जब आय कम होती है तो आय के बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है, परंतु एक सीमा पश्चात आय के बढ़ने पर मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मानिए कि कोई गरीब परिवार है, उनके पास में इतनी आय नहीं है कि वह अपने परिवार का कि जो मूलभूत आवश्यकता कि उनको ढंग से खाना पीना भी नहीं पिला पा रहा। अब जैसे जैसे उसकी आय बढ़ेगी तो वो पहले एक रोटी खा रहा था, बेचारा भरपेट रोटी खाने लग जाएगा, 3 रोटी 4 रोटी जितना जिसमें भी उसका पेट भर जाए। अब उसकी आय कितनी ही बढ़ जाए, अब वो उसका 4 रोटी से पेट भर जाता है तो वो 4 रोटी ही खाएगा, 5 रोटी नहीं खाएगा। तो ये कहते हैं कि जो भी हमारी आवश्यकता की वस्तुएं होती हैं उन पर एक सीमा के बाद में उपभोक्ता की आय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और उपभोक्ता उसकी जितनी मात्रा का उपभोग कर रहा है उतनी ही मात्रा का उपभोग करता है। तो ये डायग्राम देखिएगा आप, ये जो डायग्राम दिख रहा है एम एन कर्व, ये वाला जो मैं पॉइंटर से बना रहा हूँ एम एन कर्व, ये हमारा नॉर्मल गुड्स के लिए या नेसेसिटी गुड्स की आवश्यकता की वस्तुओं के लिए दिखा रहा है कि एक पॉइंट तक तो ये पॉजिटिव चल रहा है और एक पॉइंट बाद में बिल्कुल सीधा हो गया कि उपभोक्ता की आय में कितना ही प्रभाव पड़े इसकी मात्रा उतनी ही रहेगी। और ये जो डी कर्व दिखा हुआ है ये तो नॉर्मल गुड्स के लिए दिखाया हुआ है, और ये थोड़ा सा बैकवर्ड बेंडिंग दिखाया हुआ है इन्फीरियर गुड्स के लिए दिखाया है। एक ही डायग्राम में तीनों प्रकार की वस्तुओं के लिए दिखा रखा है। आय से प्रभाव इसमें दिखाई, ये आप याद रखिएगा
कि आय का सामान्य वस्तुओं के लिए कैसा प्रभाव होगा। धनात्मक है, हीन वस्तुओं के लिए ऋणात्मक संबंध पाया जाता है आय के साथ में, और वो बैकवर्ड बेंडिंग होगा। और आवश्यकता की वस्तुओं के लिए एक सीमा तक तो धनात्मक है, उसके पश्चात वह स्थिर हो जाता है और वाई अक्ष के पैरेलल या लंबवत हो जाता है। चौथा है रुचि तथा प्राथमिकताएं, कि उपभोक्ता की रुचि किस में है, कि आजकल जो मान लीजिए चलन में चल रहा है तो उपभोक्ता उसको ज़्यादा प्राथमिकता देता है, ये यही कहना चाह रहा है। दूसरा है संभावना, अगर भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना है तो वह उसकी डिमांड कम करेगा। अगर लग रहा है कि भविष्य में कीमत बढ़ जाएगी तो वह उसकी अधिक डिमांड करने लग जाएगा। सिक्स्थ है जनसंख्या का आकार तथा रचना, कि जनसंख्या में वृद्धि होने से सभी प्रकार की वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है और जनसंख्या में कमी होती है तो इनकी मांग भी कम हो जाती है। तो जो मांग का जो फलन है वो जनसंख्या के आकार पर भी निर्भर करता है, कि जनसंख्या का आकार किस तरीके का है, कि उसमें कितने बच्चे हैं, कितने जवान हैं, कितने बूढ़े हैं, कितनी स्त्रियां हैं, कितने पुरुष हैं। फिर वह उन्हीं जनसंख्या के हिसाब से अपनी वस्तुएं डिजाइन करते हैं, कि बच्चे ज़्यादा होंगे तो वो बच्चे की वस्तुएं ज़्यादा रखेंगे, पुरुष ज़्यादा है तो पुरुष की वस्तुएं ज़्यादा रखेंगे। जो भी हैं, पुरुष के कपड़े, स्त्रियों के कपड़े, बच्चों के कपड़े, उस हिसाब से वो जनसंख्या के आकार पर निर्भर करता है कि जनसंख्या का आकार किस तरीके से है। सातवां है आय का वितरण, कि मान लीजिए कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है इसमें जो धनी व्यक्ति हैं और निर्धन व्यक्ति हैं, यदि धनी व्यक्ति के पास में आय का बहुत ज़्यादा भाग है तो वह विलासिता की जो भी वस्तु हैं जैसे एसी, फ्रिज, टेलीविज़न, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आय का वितरण यदि समान है तो जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं, कि जो नेसेसिटी गुड्स हैं, कि सभी वस्तुओं के पास में मान लीजिए जैसे मोदी जी ने उस समय कहा था कि हम सभी व्यक्तियों को 15-15 लाख रुपए दे देंगे। अगर सभी व्यक्तियों के पास 15-15 लाख रुपए आ जाते तो आय का वितरण सबका क्या हो जाता, समान हो जाता। तो लोग विलासिता की वस्तुओं की जगह जो आवश्यक वस्तु हैं केवल उनको ही बहुत ज़्यादा खरीदते, कि हाँ कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, मैं इसको ही खरीद लेता हूँ, बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ों पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आय का वितरण असमान है तो धनी व्यक्ति अपने हिसाब से वस्तुएं खरीदेंगे, जो निर्धन व्यक्ति है वो अपने हिसाब से वस्तुएं खरीदेंगे। तो जो मांग फलन है वो आय के वितरण पर भी निर्भर करता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो भी थे इनके मांग फलन के 7 कारण थे कि मांग फलन किन किन पर निर्भर करता है वो हमने देख लिया था। सबसे पहले वस्तु की कीमत पर, संबंधित वस्तुओं की कीमतों पर, जिसमें हमने प्रतिस्थापन प्रभाव पूरक वस्तुओं के बारे में देख लिया था, प्रतिस्थापन वस्तुओं के बारे में। फिर हमने देखा था उपभोक्ता क्या है, सामान्य वस्तुओं की स्थिति में मांग वक्र कैसा होगा, निम्न कोटि की वस्तुओं के लिए कैसा होगा, आवश्यक वस्तुओं की स्थिति में मांग वक्र कैसा होगा। फिर हमने उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकताएं, भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावनाओं के बारे में देखा, जनसंख्या का आकार तथा रचना के बारे में, और आय का वितरण किस तरीके से होगा उसको भी हमने देखा कि इन सब चीज़ों का मांग फलन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन इसके बारे में देखेंगे, या मांग वक्र पर संतुलन या मांग वक्र का खिसकाव देख लेंगे। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन के बारे में थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसको देख लेंगे। पिछले वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।